ठीक है, कैसे हैं आप सब। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक बात बता दूँ, सबसे पहले चीज़ की मॉडर्न हिस्ट्री हर जगह आती है। लाइक आपकी यूपीएससी, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में आती है। मैं कहता हूँ कि अगर आप इस मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को सुनते हो, देखते हो, तो आपको 98% समझ में आ जाएगी। 2% मैं तब कहता हूँ कि अगर आप किसी बुक को या किसी नोट्स को आप रिवाइज़ करो तो 100% आ जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री आसान है, बट इसकी सीक्वेंस याद रखना टफ है, क्योंकि हमें फैक्ट याद नहीं रहते, और फैक्ट याद कराना मेरी जिम्मेदारी है ना। लेट स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है, यूपीएससी, आपके एसएससी, आपके कोई भी एग्ज़ाम से बात करेंगे तो इसमें आ जाती है ये, है ना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। और जैसा कि मैंने आज कम्युनिटी में आज पोस्ट करा था कि आज से कंसिस्टेंट रहना है, तो मैं रहूँगा। मेरी वीडियोज़ डेली आएगी। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और लोगों तक पहुंचाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, कैसे वो आई, कैसे उनका यहाँ पर आना हुआ, क्या रीज़न थे, और फिर धीरे धीरे हम इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बाकी जितनी पोर्तुगीज़, डच, इन सबको नहीं लिया। पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि सबसे मेन रूल जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ये हम साइड में कभी भी कर सकते हैं, बट ईस्ट इंडिया से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इसके कल कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बाद जो रिवॉल्ट, रिबेलियन जो भी हुए हैं सबको हम देखेंगे, है ना। तो पहली चीज़, इंग्लिश विसराय थे एक आर्माडा, जिन्होंने एनकरेज करा सेलर्स को। आर्माडा ने बहुत सारे सेलर्स को एनकरेज करा कि आपको ईस्टर्न में जाकर आपको क्या बोलते ट्रेडिंग करनी चाहिए, है ना। आर्माडा ने ये सबको एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोटिवेट करा। आर्माडा एक विसराय थे। 1588 में सबको उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने बोला कि यार देखो, इस साइड में बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं, आप वहाँ पे जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस छोटा सा मैंने मैप हल्का सा बनाया, आपको देखिए इंडिया वीडियो मैंने बनाया, आप इसको थोड़ा सीरियसली ना लें। लेकिन बस जनरली सी बात बताऊँ कि आपको ईस्टर्न साइड के लिए हमारा फोकस था कि ईस्टर्न में जाकर हम ट्रेड कर पाएँ, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आर्माडा जी ने आपके लोगों को बोला, मर्चेंट्स को, ठीक है। तो फिर मर्चेंट ने ग्रुप ऑफ मर्चेंट बिल्कुल 10 साल बाद, 1588 के बाद 1599, बिल्कुल 11 साल मान लीजिए, 11 साल बाद ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट, जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर कंपनी नाम रखा उन्होंने, है ना, वो आए। उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप ने, एक कंपनी ने एक तरह से मान लीजिए ईस्ट की तरफ ट्रेड करने की सोची, ठीक है, ट्रेड करने की सोच ली, ठीक है। तो दिसंबर 31 में 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर पास करा। चार्टर क्या होता है? एक तरह का आप मान लीजिए एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जो कि आपकी क्योंकि क्वीन है ना, आपको पता है प्रेसिडेंट की, अगर यूके में अगर प्रेसिडेंट के पद की हम बात करते हैं, तो यूके के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो आपका क्वीन होता है या फिर किंग होता है। तो इनके पास हायर अथॉरिटी, हायर पावर्स होती है। तो उन्होंने एक राइट ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग नाम का उन्होंने एक लीगल परफॉर्मा उन्होंने साइन कर दिया। बोला ठीक है, तुम आज से तुम्हें 15 साल की मोनोपोली देती हूँ, इसमें जाकर तुम ट्रेड कर सकते हो। कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। तो ये काम का नहीं है वैसे तो, बट फिर भी आपको मैंने सोचा बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आपने सब कुछ नहीं पढ़ा है। मेरा काम सब कुछ नहीं, इम्पॉर्टेंट पढ़ाना है, और जो आपको याद है वो पढ़ाना है। तो इसमें आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि 1588 में आर्माडा ने सबको प्रोत्साहित करा कि ठीक है ट्रेड करना चाहिए। एंड देन 1588 के 11 साल बाद, 11 ईयर लेटर, 1599 में इनको बोला कि ठीक है हम जाते हैं। ग्रुप ऑफ मर्चेंट ने अपने बारे में जाने को सोचा। एंड देन 1600 में आपकी क्वीन एलिजाबेथ ने आपके चार्टर पास करा, और उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट दिया, किसका? ट्रेडिंग का राइट दिया, जिसमें 15 ईयर की मोनोपोली थी। ये बात हमने आज देखी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस पेज पे हमने क्या पढ़ा वो अगर मैं कंक्लूड करूँ, तो मैंने बात करा 1588 के बाद आपका 1599 में मर्चेंट जाते हैं। और कौन कर रहा है यहाँ पे? आर्माडा ने सबको प्रोत्साहित करा, आर्माडा ने, ना, ये बात आपको याद रहेगी। अब आगे चलते हैं। अब जो 15 साल की मोनोपोली जो थी ना, उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ा देगा 1609 में। कितनी खतरनाक बात है ना। क्यों बढ़ा देगा आपको पता है? क्योंकि वहाँ पर स्कोप्स दिख गए थे ना आपको। स्कोप दिखते हैं तो फिर क्या होता है, जब कहीं भी जगह आपको स्कोप दिखेंगे तो आप फिर वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना चाहोगे ना। तो यहाँ से आपको पता है, अगर ये स्कोप नहीं बढ़ता तो आज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में नहीं रहती, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे देश की जो बहुत सारी चीज़ें थी ना, लाइक जो चीज़ें बेचनी नहीं चाहिए थी वो भी उन्होंने बेच दी। तो 15 साल के मोनोपोली को इंडेफिनेट टाइम तक उन 1609 में बढ़ा दिया गया।
अब आते हैं 1609 में हॉकिंस। हॉकिंस जो है ना, सबसे पहले कहा जाता है जहांगीर के कोर्ट में जाता है और जाकर बोलते हैं, अरे गुरुजी हमको हमको राइट दे दो, कहीं हम फैक्ट्री लगा ले, अपना काम चालू कर दें। अब जहांगीर जो थे ना, वो ठीक है मान जाते, एक बार के लिए मान जाते, लेकिन भैया सबके बाप बैठे थे पोर्तुगीज, वो पहले से वहाँ ट्रेड कर रहे थे, तो पोर्तुगीज इसके खिलाफ थे। तो इसलिए उन्होंने जो हॉकिंस रहते हैं ना कि हमको एस्टेब्लिश करने दो फैक्ट्री सूरत में, उसके खिलाफ थे। तो उन्होंने बोला नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पोर्तुगीज चाहते ही नहीं थे। क्योंकि आप देखो कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम किसको आती, कंपनीज को आती, और कंपनी चाहती नहीं कि कोई और कॉम्पिटिटर आए। तो हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम ईस्ट इंडिया कंपनी पहले नहीं कह रहे थे, अभी आप मतलब इसको बाद में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया इसको ना, अपन कहते हैं जनरली। तो हॉकिंस तो आपकी किसको रिप्रेजेंट करने आए थे, ब्रिटिश कंपनीज को रिप्रेजेंट करने आए थे, सूरत के अंदर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने आए थे, पर पोर्तुगीज अगेंस्ट में थे। और इस कारण से पोर्तुगीज नहीं चाहते थे कि यार वो वहाँ पर अपनी कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे, समझ गए। बट सेक्शन में जाकर मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर। ये इंडिया दिख रहा है आपको, पेनिनसुलर दिख रहा है आपको। पेनिनसुलर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए पेनिनसुलर क्या होता है। अब देखो रीज़न मेन जो माना जाता है ना कि आप देखो धीरे धीरे क्या है, दबदबा बढ़ रहा था। और इस मतलब क्या हुआ, आपके जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनका दबदबा कैसे बढ़ा, उसके पीछे रीज़न जो था ना, ये रीज़न आप देखिएगा, ये मैंने कहानी बताई है यहाँ पे। 1612 में थॉमस और पोर्तुगीज़ के बीच में लड़ाई हुई। थॉमस रोय नाम था इनका ना, सर थॉमस। तो ये आए, इन्होंने लड़ाई करी पोर्तुगीज़ से, सूरत के अंदर लड़ाई हुई, बैटल हुई। और आपको पता है पोर्तुगीज़ यहाँ पर हार जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, जहांगीर खुश हो जाता है। और परमिशन देता है, ठीक है तुम सूरत में और बाकी जहीं भी, आपके अहमदाबाद, आपके बोरज में फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो। इस तरह से खुश हो जाता है जहांगीर इन लोगों से। खुश क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर भैया एक उम्दा प्रदर्शन दिखाता है लड़ाई के अंदर ही थॉमस। 1612 का युद्ध होता है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम चीज़ को रिवाइज करते हैं। अब बोलोगे टाइम वेस्ट हो रहा, नहीं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ, रिवाइज कर टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ आपका। 1588 में आर्मार्ड ने बोला ठीक है ट्रेड करनी चाहिए। 1599 में ग्रुप ऑफ मर्चेंट आए, ग्रुप ऑफ मर्चेंट ने बोला ठीक है जानना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ, 1599 के दिसंबर 30 में ना, आपके 1599 में एक कंपनी बनती है, और कंपनी को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी ना, बिल्कुल क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो आपके क्या करती है, आपके चार्टर पास कर देती है, जिसमें बोलती है 15 साल की मोनोपोली मिलेगी। 15 साल की मोनोपोली मिलती है, लेकिन अब मान लीजिए 1599 तो ठीक था, 1600 में ठीक था, लेकिन 1609 में ये क्या होता है, 9 साल बाद इसकी पॉलिसी बढ़ा दी जाती है, बोले इंडेफिनिट टाइम के लिए तुम ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 1611 में हॉकिंस जाते हैं और जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर हॉकिंस, ठीक है। तो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, वहाँ जाकर बोलते हैं कि हमें सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, बट पोर्तुगीज़ मना कर देते हैं। और पोर्तुगीज़ जब मना कर देते हैं तो फिर क्या होता है, जहांगीर ठीक है कोई बात नहीं, जहांगीर भी इनको मना करना पड़ता है, ठीक है, फिर मना करते हैं। लेकिन 1616 में ये फैक्ट्री लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले 1612 में एक युद्ध हुआ होता है। उस युद्ध में थॉमस जो होता है वो पोर्तुगीज़ को हरा देता है, जिसके कारण रिजल्ट ये निकलता है, जहांगीर खुश हो जाता है और जहांगीर परमिशन देता है कि तुम कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये नोट्स अच्छे हैं और काम के नोट्स हैं, समझ रहे हो ब्रो। ये नोट्स किसी भी बच्चों को अगर मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपको वैल्यू पता चलेगी जब आप मतलब ठीक है, आप अब पता चलेगी वैल्यू, कोई बात नहीं, जब भी पता चलेगी। एंड देन अब 1662 में क्या होता है, चार्ल्स, अब ये देखो 1662 की बात कर रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ना। 1662 में चार्ल्स सेकंड जो थे ना, चार्ल्स सेकंड आई किंग थे ना, ठीक है, ब्रिटिश किंग थे। इनकी शादी क्या होती है, पोर्तुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन से हो जाती है 1662 में, 1662 में। अब क्या होता है, दहेज में क्या मिलता है, आप मानोगे नहीं, दहेज कितना पुराना चल रहा है। दहेज तो हमारे इंडिया के बाहर के लोग प्रमोट कर रहे हैं। दहेज प्रथा इंडिया की प्रथा नहीं है। देखो चार्ल्स सेकंड भी दहेज ले रहा है, दहेज में ले क्या रहा है, बॉम्बे को एज अ डॉवरी दिया जाता है। कौन दे रहा है, पोर्तुगीज़ प्रिंस की शादी में, प्रिंसेस की शादी में
पोर्तुगीज़ दे रहे हैं भैया, किसको दे रहे हैं? चार्ल्स को दे रहे हैं। तो बॉम्बे किसका हुआ? इंग्लिश का हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इंग्लिश की जो आपके अंग्रेजों की पोजीशन है ना धीरे धीरे सुधरने लगती है। लाइक सुधरने का कारण कैसे बनता है, देखिए 1632 में गोल्डन फरमान जारी होता है। गोल्डन कलर से लिखा है मैंने, गोल्डन फरमान। 1632 में गोल्डन फरमान जारी होता है, और गोल्डन फरमान को जी से गोल्डन और जी से गोलकोंडा आपके एक फरमान जारी करते हैं, जिसमें वो 500 पेमेंट लेते हैं, 500 रुपये पैगोडाज कहते हैं ना, उसके मतलब एवरेज में बोलते हैं कि आपको ट्रेडिंग फ्री करता हूँ मैं गोलकोंडा पोर्ट्स पे। गोलकोंडा पोर्ट्स मैं बोल रहा हूँ भैया, देखो गोल्डन फरमान किसको कहेंगे? गोलकोंडा जी ने जो अपने मतलब पास करा, और गोलकोंडा जी ने क्या फरमान दिया कि गोलकोंडा जो पोर्ट्स हैं उस पर आपकी ब्रिटिश कंपनी जो है वो किसी भी रूप से ट्रेडिंग कर सकती है। इसके अलावा जो उनको फ़ायदा और वो ये है कि चंद्रगिरी एक रूलर था, उन्होंने परमिशन दे दी कि आप मद्रास में फैक्ट्री लगा सकते हैं, और जिसको बाद में सेंट जॉर्ज भी बना देगा। देखो धीरे धीरे स्टार्ट कहाँ से चीज़ हो रही है, कंपनी स्टार्ट होती है जीरो से, मतलब बिल्कुल। अरमाड़ा ने बोला जाओ, इसके बाद आपकी एक क्वीन एलिजाबेथ बोलती है ठीक है मैं चार्टर पास करती हूँ, एंड देन चार्टर पास करने के बाद हॉकिंस जाते हैं कोर्ट में, औरंगजेब जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, एंड देन जहांगीर के कोर्ट में जाने के बाद चार्ल्स सेकंड जो है इसके बाद कोर्ट में जाने के बाद आपके क्या होता है 16 में पहली मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लग जाती है इस साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे, एंड देन साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे लगने के बाद आपका देखेंगे कि गोल्डन फरमान मिल जाता है। गोल्डन फरमान मद्रास गोल्डन फरमान मिलता है क्या कि गोलकोंडा जो भी पोर्ट्स है ना वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ले सकती है। इसके अलावा फिर देखोगे कि आप मद्रास में भी अब उनकी फैक्ट्री लग गई है। अब मद्रास में फैक्ट्री किस तरह लग गई? चंद्रगिरी रूलर की तरह लगा दी गई है, पर ठीक है। बॉम्बे इनका हो गया। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे कैसे छोटी सी जगह से स्टार्ट कर कितना टफली इन्होंने अपने आप को बड़ा बना दिया। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनता जा रहा है ब्रिटिश कंपनी का। एंड देन हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लिप्स लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको याद है। तो पहले मसूलीपट्टनम 1616 में, ये बात आपको याद है। एंड देन एक महानदी, चलो एक गोलकोंडा पोर्ट का तुमको पता है कि गोलकोंडा पोर्ट से एक ट्रीटी होती है ना, ट्रीटी, इसमें आप क्या एक फरमान जारी करता है, ये ट्रीटी नहीं फरमान, जिसको हम कहेंगे ट्रीटी नहीं कहेंगे, फरमान कहेंगे। फरमान में क्या बोलते हैं कि आप गोलकोंडा पोर्ट्स को आप ले सकते हो यूज ट्रेडिंग में। एंड देन 1639 में मद्रास सेंट जॉर्ज चंद्रगिरी वाले काम हो गया, जिसमें मद्रास दे दिया गया फैक्ट्री बनाने के लिए, चंद्रगिरी ने दे दिया। एंड देन 1662 में बॉम्बे। ऐसे ही क्या है 1633 में भी महानदी डेल्टास वगैरह भी इनको दे दिए गए। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंपनी का धीरे धीरे बहुत लंबा एरिया बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा फिर बंगाल। अब बंगाल की साइड आपको पता है रिवर्स वगैरह बह रही है, बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे मगध रीजन भी पास में ज़्यादा दूर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मतलब एरिया आपके लिए बढ़िया है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इधर बहुत फोकस थे ये लोग। आप देखेंगे कि जब 1773 का जब आप इन कंपनी एक्ट वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से पढ़ रहे होंगे ना चैप्टर पॉलिटी के अंदर, तो आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनका प्राइम फोकस था कि जहाँ पर इनकी अच्छी ट्रेडिंग अच्छी हो सके, जहाँ पर पोर्ट्स मिल सके, जहाँ पर आपको वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर एक अच्छा संसाधन बन सकता है, तो वाटर वाली जगह हो, तो इनका फोकस ये रहा करता था। तो ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं बंगाल। अब बंगाल में क्या हुआ, शाह शुजा था, हाँ शाह शैया ये नाम है, सूबेदार थे, गवर्नर। ठीक है, इन्होंने क्या करा 1651 में अलाउ करा इंग्लिश को क्या बंगाल में ट्रेड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस कैसे वो देखिएगा सर। होता ये है कि पहले इंग्लिश के पास पैसे होते 3,000 रुपये देते हैं शाह शुजा को, बोलो तुम ही पकड़ो। और फिर क्या करता है, फिर ये करते हैं क्या है, बोलते हैं कि ठीक है तुम हुगली नदी के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट तुम कर दो। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए कोशिश करी है आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे गेम। ओ डायग्राम बिगड़ गया लौंडे, सॉरी गंदे शब्द बोल दिया। अरे डायग्राम मैं अच्छा बनाया था यार, यहाँ पे इतना अच्छा डायग्राम बनाया था, सब बिगड़ गया।
इतनी मेहनत से बनाया था। कोई ना चीज़ें बननी बिगड़ती बनने के लिए ही है। चलो आपका टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ क्षमा करिए, लौंडा गंदा शब्द है, माफ़ करिएगा। बस जो सोच में मैं दोस्तों को बोल देता हूँ, पर मेरा किसी को भी आहत करने का प्लान नहीं है, ठीक है। ये थोड़े बाल भी थोड़े गलत हो गए ना, मतलब कोई भी हो। बहुत बड़े स्ट्रक्चर लग रहे थे, लेकिन टेढ़ी बड़ी स्ट्रक्चर कर दी, ठीक है। हमने फिर से एक बार सही से बना दिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा बिल्कुल ये लीजिए, ठीक है, जो भी है ठीक है। तो शाह शुजा जो थे, शाह शुजा इनका नाम था। अब शाह शुजा जो थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3,000 रुपये लिए और उन्होंने बोला कि तुम हुगली में फैक्ट्री लगा सकते हो, हुगली में तुम फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो। सेक्शन 51 की बात बता रहा हूँ मैं। ये सेक्शन 51 में कि बोला कि देखो मैं, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पर हुगली में फैक्ट्री लगा सकते हो। और हुगली कैसे रीजन था कि यार फैक्ट्री वहाँ लगा रही, तो वहाँ पर इनके ज़्यादा स्कोप्स थे कि यार अच्छा कमा पाए, वहाँ पर ट्रेडिंग अच्छी हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कसीम बाज़ार, KPR से हम याद रखते हैं, कसीम बाज़ार, पटना, राजमहल, इन जगह का भी इनको मिल गया था राइट्स कि यार आप इधर भी लगा सकते हो। अब होता क्या है कि यार सब चीज़ें सही चल रही थी, हुगली का इनको राइट मिल गया सेक्शन 62 में, लेकिन क्या होता है लोकल कस्टमर ऑफिसर जो होता है ना यार, वो बीच से कहीं जा रहा है तो सामान जा रहा है, तो उसमें उनके कस्टम टैक्स काट रहे हैं यार, वो छोटे मोटे लोकल वाले। तो इससे परेशान हो गए यार अंग्रेजी यार कि यार ये छोटे मोटे लोग साले बीच में आकर परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, इस चक्कर में उन्होंने शिकायत कर दी जाके मुगल कोर्ट में, क्या देखो राइट्स जो आपने दिए हैं ना हमारे को, गवर्नर को बोला जाके क्या देखो जो राइट दिए है ना वो यार वो सही है, लेकिन जो ये आपके ऑफिसर्स हैं, कस्टम ऑफिसर, लोकल कस्टम ऑफिसर आपके है कि यार लोग बहुत परेशान करते हैं। तो मुगल और पहले सब सही चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस बात पे अनबन हो गई और इससे क्या हुआ, जैसे एक दूसरे के शत्रुता दोनों में आ गई। तो फिर बाद में इसका जो कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि यार एक लड़ाई होती है बीच में हल्की फुल्की, उसके बाद हुगली उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे अच्छा कर पाती है, लेकिन फिर भी हुगली नदी को छोड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दबाव बना दिया जाता है। फिर बाद में क्या होता है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ नहीं सकती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या करती है यार वो नेगोशिएशन करती है, जिसमें जॉब चार्नोक नाम का एक व्यक्ति होता है, वो नेगोशिएशन करता है और नेगोशिएशन के बाद ट्रीटी करता है, इससे होता है सुल्तानुती सेक्शन 90 के अंदर है ना। फिर वहाँ पर सेक्शन 91 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है और सेक्शन 98 में अच्छा काम होता है, पता है क्या, सेक्शन 98 में क्या करता है, वहाँ के जो 3 गाँव होते हैं ना, वहाँ की जमींदारी ये बाय कर लेते हैं। जमींदारी क्या होता है, जमींदारी एक राइट होता है कि जहाँ पर आपके जितने भी कल्टिवेशन हो रहा है वो वाली वहाँ का पैसा जो छोटे मोटे जमींदार होते हैं उनके पास जाता है ना, वैसा वाला, तो ये उस पर राइट ले लेते हैं। और उसके एवज में क्या करते हैं, लोगों को जो यहाँ के बड़े बड़े जमींदार उनको 1200 रुपये देकर यहाँ की जमींदार राइट खरीद लेते हैं। तो इसमें सुल्तानौती, गोविंदपुर, कालीकाटा, इधर 3 जगह की SG की जगह की जमींदारी बाय कर लेते हैं ना जमींदारी। इसको बोलते हैं फोर्ट विलियम। 1700 में इसको फोर्ट विलियम नाम दिया, जिसके अंदर प्रेसिडेंट जो पहले बने थे वो थे चार्ल्स एरी। अब मैं फिर से वाइज करूँगा छोटा मोटा, तो देखो अरमाड आपको याद आना चाहिए। अरमाड 1588 1599 में कौन आया पहली बार, एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट आ गए, एंड देन 1600 में पास हुआ, फिर उसके बाद 1609 में बढ़ा दिया गया कि नहीं 15 साल का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा साल का होना चाहिए। एंड देन 1609 के बाद आपके कौन आ गए, 1609 के बाद आपके 1611 में हॉकिस जाते हैं जहांगीर कोर्ट में जाने के बाद 16 पहले मना करते, लेकिन 1612 में एक युद्ध होता है जिसमें थॉमस लड़ाई करते हैं पोर्तुगीज से, और फिर क्या होता है यार वो जीत जाते हैं। और इससे क्या होता है, और जहांगीर खुश हो जाता है, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है तुम सूरत, अहमदाबाद, बोरोज यहाँ पर कहीं भी जाकर तुम चाहो तो लगा सकते हो फैक्ट्री, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ सॉरी कन्फ्यूजन था कुछ मेरे को। फिर क्या होता है, फिर आपके 1616 में आपकी फैक्ट्री लगती है मसूलीपट्टनम में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में। फैक्ट्री लगने के बाद आपकी आप देखेंगे कि फैक्ट्री लगने के बाद क्या होता है, फैक्ट्री लग गई, फिर जहांगीर ने और जगह बोली थी वहाँ भी लगा सकते थे, ठीक है। इसके बाद कुछ लड़ाई बड़ी हुई थी, हमने देखा क्या कुछ, मैं कहाँ पर पहुँच गया था, मैं दिमाग कहीं और चले गया था। बिल्कुल सेक्शन 62 में शादी वादी की बात होती है,
बॉम्बे इधर चला जाता है, डॉवरी के अंदर चला जाता है ना, बॉम्बे चार्ल्स के पास। इंग्लिश पोजीशन सुधरती गोल्डन फरमान के द्वारा चंद्रगिरी जो भी है, ये देखिए फैक्ट्री थे मद्रास में, जिसमें है ना ये बात हमने पढ़ी। बंगाल का हमने शाह शुजा का देखा कि 3000 में इन्होंने क्या करा, आपके हुगली में एक फैक्ट्री खोलने का मौका दे दिया। एंड देन सेक्शन 19 में जमींदारी पाई करी, और फिर सेक्शन 91 में फैक्ट्री लगा दी सुल्तानुद्दीन में। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके आगे चलते हैं, फिर आता है फारूक सियार का फरमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कंडीशन है ना और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे ये करता है, प्रिविलेज देता है बंगाल गुजरात और हैदराबाद के, BGH, बंगाल गुजरात और हैदराबाद के। इसको जो फरमान जो जारी करते हैं ना, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था उनके लिए। मैग्ना कार्टा क्या होता है आपको याद है? मैग्ना कार्टा कहाँ पढ़ते हो? फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हो ना। तो एक तरह कंपनी को एक राइट्स मिल जाता है कि यार ठीक है, वो जो राइट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए। तो इसमें क्या होता है, आप इसको याद रख सकते हैं, CD लाइक कॉइनशिप। CD लाइक कॉइनशिप से कैसे रखोगे? सी कस्टम ड्यूटीज़ पे उनको माफ़ी कर दी गई थी, कस्टम ड्यूटीज़। एंड D से आप देखोगे दस्तकाज। दस्तकाज होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, आप देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ना, ये CD लाइक, CD से कस्टम, D से दस्तकाज, लाइक से लैंड, C से कॉइन और S से सूरज। ये 5 चीज़ें आप मेन देखेंगे इसमें। तो C से आप देखेंगे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी आपको, बस 3000 रुपये का आपने क्या करा, पे कर दिया, एनुअली पेमेंट करना पड़ता था। दस्तकाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वगैरह के लिए ईजी हो गया था, एक गुड नहीं आया, गुड्स आ गया ना। इसके बाद लैंड जो था मोर अराउंड कलकत्ता, जो आपके और ज़्यादा लैंड आप खरीद सकते थे कलकत्ता के आसपास। तो ये लैंड से L से लैंड, लाइक से लैंड याद रहना चाहिए। एंड देन कॉइन से आपको क्या होता है, उन्होंने एक बहुत अच्छा खतरनाक बोल दी कि जो कॉइन मिंट होंगे ना बॉम्बे में, जो इंग्लिश के लिए कॉइन मिंट हो रहे हैं, वही थ्रू आउट चलेगी मुगल एम्पायर में करेंसी के रूप में। कितनी बड़ी बात थी यार, किसी और जने के आप सिक्के काम में ले रहे, दैट मीन उनके पास पावर आ जाती है कि यार वो कितने भी सिक्के प्रिंट कर सकते हैं। अभी तो RBI प्रिंट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आपको पता है एक अमाउंट होता है, वो किसकी वजह से पता है कि जितना गोल्ड आपके पास उतना ही आप अमाउंट आप प्रिंट कर सकते हो। ये सब चीज़ें एक रीज़न चलता है, वो आपको बताऊँगा कभी की नई वीडियो में। एंड देन शेप से आप रखिए यार सूरत। सूरत को इन्होंने सारी एग्जेम्प्टेड कर देता है ऑल ड्यूटीज से, मतलब कोई भी ड्यूटीज़ पे लगेगी नहीं, इन्हें केवल 10,000 रुपये एनुअल पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से मैग्ना कार्टा से इनकी लाइफ बदल गई, समझ गए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ शुरुआती दौर की, जहाँ पर किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे अपने आप को बड़ा बना रही है। मिलते हैं नई वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ है आपको पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।